नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज बात 2022 विधानसभा चुनाव और हाल में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव की। दरअसल बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, मगर इतनी मशक्कत और मेहनत के बाद भी बीजेपी को बंगाल में हार क्यों मिली? पार्टी ने इसकी वजहों को तलाशा और अब पार्टी आने वाले यूपी चुनाव में इन वजहों को दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यूपी के तमाम नेताओं को बीएल संतोष ने साफ कहा कि बंगाल में बीजेपी की हार की वजह ओवर कॉन्फिडेंस थी। तो क्या यूपी में भी बंगाल के हालात देखकर बीएल संतोष को यह बात कहनी पड़ी? सवाल यह है, क्या बीएल संतोष इसलिए हर नेता को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या विनय कटियार और लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कोर ग्रुप की बैठक में शामिल रहना यही बताता है? क्या सीएम का डिप्टी सीएम के घर जाकर लंच करना यही बताता है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आज दो तस्वीरें बड़ी खास रहीं। पहली बीजेपी की कोर टीम की उस बैठक की है जिसमें केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के कद्दावर नेताओं का जमावड़ा था, और दूसरी केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की। बड़े नेताओं की मुलाकातों के मायने भी बड़े होते हैं, और जब मुलाकातें बार बार हों तो तय होता है एजेंडा। बीजेपी फिलहाल यही कर रही है। 2022 का एजेंडा तय हो रहा है। यही वजह है कि बीजेपी संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष एक ही महीने में 2 बार प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री और पार्टी के पुराने दिग्गज नेताओं के साथ बैठकें की। आला कमान से मिले निर्देश और जमीन के बीच सामंजस्य बैठाते हुए बीएल संतोष ने जो पाया वो संगठन को भी समझाया, और ये साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश चुनावों में पश्चिम बंगाल वाली गलतियां नहीं दोहरानी हैं। बीएल संतोष ने दो टूक कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बीजेपी के हाथ से बंगाल निकल गया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बताया कि बंगाल में बीजेपी के मतदाता घरों से बाहर नहीं निकले, कार्यकर्ता घर घर वोटिंग पर्ची नहीं पहुंचा पाए, स्थानीय नेता बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाए, मेरा बूथ सबसे मजबूत पर काम नहीं हुआ, पार्टी को पूरे हिंदू वोट भी नहीं मिले, विरोधी नेताओं पर निजी हमले करना भी भारी पड़ा, भाषणों में केवल 1-2 नेताओं पर ही हमले हुए, विरोधी स्थानीय नेताओं को कम आंका गया और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार मिली। बीएल संतोष ने इन्हीं वजहों को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेताया और कहा कि हर हाल में 2022 चुनाव में जीत दर्ज करनी ही होगी। आज विनय कटियार और लक्ष्मीकांत वाजपेयी का चर्चा में शामिल होना यह भी बताता है कि बीएल संतोष सिर्फ सत्ता और संगठन ही नहीं बल्कि उन पुराने नेताओं से भी मिलकर मशवरा कर रहे हैं जो कभी पार्टी के स्तंभ रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी की डिप्टी सीएम से मुलाकात के भी बड़े सियासी मायने हैं। बीजेपी की कोशिश है कि जो भी मुद्दे हैं वो मिल बैठकर ही सुलझाए जाएं। तो अब सवाल ये है कि क्या बंगाल की सीख यूपी में काम आएगी? क्या बूथ मजबूत होगा? क्या सारे नेता एक साथ मिलकर काम करेंगे? और क्या अति आत्मविश्वास को छोड़कर जमीन पर काम होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो बीजेपी की चल ही रही हैं, लेकिन साथ ही बंगाल चुनाव में हुई गलतियों, बंगाल चुनाव में रह गई कमियों को यूपी में ना दोहराया जाए, इस बात की भी पूरी कोशिश की जा रही है। और नेताओं कार्यकर्ताओं को बीएल संतोष बता रहे हैं कि बंगाल में समीक्षा के बाद क्या कमियां रह गई थी जिनकी वजह से बीजेपी हारी, और 2022 में ये गलतियां यूपी में नहीं दोहराई जानी चाहिए। अब वो क्या गलतियां थी ये भी हमने आपको बताई बीएल संतोष के मुताबिक। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है जिनसे हम चर्चा करेंगे। सीधा हम अपने पैनल की तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक अवस्थी जी, कांग्रेस की तरफ से उमाशंकर पांडे जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया जी, और खास तौर पर राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। पहला सवाल, चूंकि खबर पार्टी से है, तो आलोक अवस्थी जी आपसे पहला सवाल। आलोक जी, बंगाल में कुछ कमियां रही, वो कमियां क्या रही हमने अपने पैकेज में बताया, अपने रिपोर्ट में बताया।
बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं बीएल संतोष। तो क्या वही कमियां, वही गलतियां उत्तर प्रदेश में अभी वो देख रहे हैं क्या, और इसीलिए पार्टी नेताओं को बार बार चेता रहे हैं कि वो गलतियां मत दोहराइए जिनकी वजह से बंगाल में हार मिली? देखिए आसिफ जी, मीडिया रिपोर्ट में आप क्या कहते हैं ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4.5 वर्षों में काम करती आ रही है और लगातार अपने कामों के बल पे सारे चुनाव भी जीतती आ रही है। तो हमारा टेस्ट तो हर साल हो रहा है एक तरीके से। आप चाहे उसको 2017 के चुनाव के बाद से आप चाहे तो 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, चाहे आप उसको नगर निगमों के चुनाव देख लीजिए, चाहे आप उसको कोऑपरेटिव के चुनाव देख लीजिए, या आप अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुए थे 7 विधानसभा सीटों पे हम 6 पे जीते हैं, उसको चुनाव को जीत लीजिए। तो लगातार हम जीतते आ रहे हैं अपने किए हुए कामों की वजह से। तो हमारा कुशल संगठन की वजह से हम काम कर पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई, जो मुख्यमंत्री जी ने उसको जमीनों तक पहुंचाया, उसका लाभ हमको लगातार मिल रहा है। तो बिना लाभ दिए जनता को हम लगातार चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि आप देखिए बाकी दल 5 साल पहले सत्ता में थे और वो लगातार क्यों हार रहे हैं, अभी भी क्यों हार रहे हैं? क्योंकि उनके द्वारा जो नकारात्मकता फैलाई गई थी, जो अपराधीकरण किया गया था, जो भ्रष्टाचार किया गया था, उसकी वजह से उनको कहीं जगह ही नहीं मिल पा रही है। अच्छा आलोक जी, ये बड़ा दिलचस्प है। अब जब आप अपनी पार्टी का जवाब देते देते संगठन मंत्री जी के आलोक जी धीरे धीरे आप जब विरोधियों पर आ गए, तो एक वजह जो बीएल संतोष ने नेताओं को बताई वो ये भी थी कि निजी हमले करने से बचें, किसी एक या 2 नेताओं पर हमले करने से बचे। बंगाल में यह भी एक चूक हुई। और यहां दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार जब मैं डिबेट में था तो हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब ने कहा था कि भाजपा से कोई सवाल पूछिए तो वो कहते हैं कि सैफई अखिलेश नेताजी, सैफई अखिलेश नेताजी। तो ये रणनीति कुछ पार्टी बदलेगी क्या बीएल संतोष के निर्देशों के बाद? देखिए, निजी हमले भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने रीति नीति की चर्चा करती है और दूसरी पार्टियों की रीति नीति की जो कमियां होती हैं उसको उजागर करती है। अखिलेश यादव जी कोई एक इंडिपेंडेंट नहीं है। अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर अखिलेश यादव जी वैक्सीन के बारे में दुनिया को गलत भरमाएंगे तो उसको चिन्हित किया जाएगा, उसको कहा जाएगा। इसमें अखिलेश यादव की निंदा नहीं है। उनके द्वारा जो कही हुई बात से जो तमाम लोगों को कोरोना हुआ, जो लोगों की मृत्यु हुई है, उसको तो जरूर कहा जाएगा। इसमें अखिलेश यादव उसको निंदा में अगर लेते हैं जरूर लें, क्योंकि जो गलतियां वो कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए थी। राजनीतिक रूप से हमेशा छोटी छोटी बातों को वो जिस तरीके से मिसप्लेस करते हैं, जिस तरीके से घुमा करके जो है वो रखते हैं, चाहे वो हो चाहे राहुल गांधी जी हो, तो उसको उजागर हम करते हैं। हम कभी निजी हमले नहीं करते। मैं आलोक जी आ रहा हूं। हम कभी नहीं कहते कि अखिलेश यादव जी ने अपने बंगले में क्या किया जब छोड़ के चले गए। हाँ, ये देखिए, ना कहते हुए भी आलोक जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। बाकी सियासत में बात सीधी सी है कि निजी हमलों का मतलब ये नहीं है कि आप किसी नेता के बारे में ये बताने लगे कि वो रात को खाने के बाद पहले गर्म चाय पीते हैं फिर तुरंत रायता पीते हैं। ये इस तरह के निजी हमले तो कोई नहीं करता। ये दरअसल निजी हमले जो है ये इसी तरह के होते हैं कि आप धीरे से बंगले का भी जिक्र कर देंगे, आप नल का टोटी का भी जिक्र कर देंगे। मैं अनुराग भदौरिया साहब लौट रहा हूं आपके पास। अनुराग जी तो है ही हमारे साथ। आलोक जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। के विक्रम राव सर आपके पास आ रहा हूं और फिर मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ जाता हूं। विक्रम राव साहब, बीएल संतोष साहब को जिम्मेदारी मिली हुई है, राधा मोहन सिंह को जिम्मेदारी मिली हुई है, तो चिंता स्वाभाविक है। और चिंता तब स्वाभाविक है जब आप बहुत बड़े किले को बचाने के लिए चंद महीनों बाद उतर रहे हैं और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण किला हाल में खोया है। आसिफ भाई, बंगाल के चुनाव और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव, इसके बारे में जब तुलना होगी तो 2 दूना 4 वाला हिसाब नहीं होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में 5 साल के शासन को डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। सत्ता में रहे 5 साल तो गलतियाँ कई होती हैं, उसको सुधारने के लिए, उसके बचाव के लिए इनको कोशिश करनी पड़ेगी। बंगाल में इन्होंने जो गलतियाँ आपने गिनाई, उसके अलावा वहाँ पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे उनको टिकट न देकर ऐन वक्त पे दल बदलुओं को टिकट दिया गया बंगाल में। इसे पार्टी की जो 2 दशकों से चले आ रहे कार्यकर्ता वो नाराज हो गए। स्वाभाविक भी है कि रोपे, बीज लगाए, सिंचाई करे कोई और फसल काटने कोई आ जाए। ये बंगाल में हुआ और इसे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ।
और किसी भी पार्टी वो ऐसा करेगी उसे नुकसान होगा। तो जो लोग रहे आपके साथ कष्ट दुख के समय यूपी में, उनको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज का आपने जो इशारा किया है कि विनय कटियार को बुला लिया और ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी बेचारे वो जो वृद्ध आदमी है इनके अध्यक्ष थे वाजपेयी, उनको बुला लिया, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में इनको काफी तैयारी करनी पड़ेगी। लड़ाई काफी जबरदस्त है आसिफ भाई, क्योंकि 5 साल के अकाउंट का ऑडिट करेगी जनता यहाँ और मांगेगी हिसाब। मैं आ रहा हूँ विक्रम साहब उस पर आपके पास पड़ेगा और पुराने साथियों को वापस लाना पड़ेगा। ठीक, अनुराग भदौरे साहब, तो क्या कुछ तेवरों में कमी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आएगी? क्योंकि बीएल संतोष तो यही कह रहे हैं कि 1 या 2 नेताओं को घेरने से बचें, निजी हमले ना करें, और शायद बंगाल में दीदी पर जो हमले हुए उसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। तो क्या समाजवादी पार्टी भी कुछ रणनीति बदलाव करेगी या समाजवादी पार्टी का एजेंडा साफ है? देखिए, मेरा तो आप सुन लेंगे समझ जाएंगे मेरा एजेंडा क्या है, और हमेशा से वही रहता है। जो मैं भी बोलूंगा वही हमेशा से बोलता आ रहा हूं, आज भी बोलूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर में 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय पार्टी की सरकार ने जनता के साथ जो वादा किया था, हम आएंगे 70 लाख रोजगार देंगे, पता ही नहीं चलता इनका। कोई कहता है 1.5 करोड़ रोजगार दे दिया, कोई कहता है 80 लाख हमने एक दिन में दे दिया, कोई कहता है 5 लाख हमने दे दिया। दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पे शराब माफिया पनप रहे हैं, दे दनादन शराब माफिया, यहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं। दूसरी तरफ देखेंगे भू माफिया पैदा हुए जा रहे हैं, एक नया भू माफिया आ गया है, धन भू माफिया यहाँ पे चल रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे सोचिए आप, यहाँ पे बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करते ही चले जा रहे हैं, महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि सरकार का सिस्टम किस तरह चरमराया हुआ था कि बिना ऑक्सीजन के रोडों पे लोग तड़प तड़प के मरे हैं, और नदी में लाशें तैरती नजर आई, नदी के किनारे जानवर लाशों को नोचते नजर आए। ऐसे भयावह स्थिति कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने कल्पना नहीं की थी कि हम आएंगे तो 100 डीजल पेट्रोल या सेंचुरी मार देगा, सरसों का तेल तो ट्रिपल सेंचुरी की तरफ बढ़ जाएगा। और अभी भी धनाधन बैटिंग नॉट आउट खेल रहा है। उस पे ना इनके मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, ना मुख्यमंत्री जी के सिपा सलाहकार बात करते हैं। जो ही आपने बोला, हमने बोला सैफई, अखिलेश यादव, नेताजी, देखिए फिर वही बात करते रहते। हमने कभी बोला कफन चोरी कौन है, कफन चोर कौन करता है? हमने नहीं बोला कफन चोर कौन है। हमने कब बोला यहाँ पे कौन है जो आपस में दिल्ली का दरबार, लखनऊ के दरबार के बीच में तलवारें तनी हुई हैं? अब चूंकि पंचायती चुनाव आने के बाद आप देखो इसमें आपस में मान मनोबल तैयार हो रहा है, मान मनोबल की तैयारी चल रही है। लेकिन जनता कैसे मानेगी? जनता के साथ जो आपने 5 साल में वादा खिलाफी की है, वो जो जनता के साथ जो धोखा हुआ, जनता तो अपना धोखा का बदला वोट के दिन आराम से ले लेगी, वोट के माध्यम से। जनता तो इंतजार कर रही है ना, बस चुनाव की डेट डिक्लेयर हो, अपना जो आपने वादा खिलाफी की उसका वोट ले लेगी। ये मान मनोबल करते रहेंगे, दिल्ली दरबार, लखनऊ दरबार, ये कौन यहाँ मंत्री, कौन डिप्टी सीएम, कौन सीएम, कौन प्रेसिडेंट, इसी में उलझे रहेंगे। जनता की इन्होंने कभी बात नहीं की। आप इतने दिन से डिबेट कर रहे हो, कभी इन्होंने जनता की समस्या की बात की तो आप बता दीजिए, कभी की हो जनता की किसी भी समस्या की इन्होंने यहाँ पे इस फोरम पे बात की? जब भी मैं इनसे बोलता हूँ कोई बात नहीं, आप 4 मेडिकल कॉलेज गिना दो, नहीं गिनाएंगे। मैं कहूँ कोई बात नहीं, 4 एक्सप्रेस भी गिना दो, नहीं गिनाएंगे। मैं कहूंगा 4 यूनिवर्सिटी गिना दो, नहीं गिनाएंगे। मैं कहूंगा आपने 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, फैक्ट्री दिखा दो, वीडियो दिखा दो, नहीं गिनाएंगे। मैं कहूंगा आपने एक्सप्रेस में झूठा बोल तो चला दिया, हमका वीडियो दिखा दो चलती हुई गाड़ी का, या यूनिवर्सिटी आप बता दे तो हमने बना दी, तो उसकी चलते हुए क्लासेस दिखा दो, या वर्चुअल क्लासेस दिखा दो, आजकल मालूम नहीं चलती है तो बिल्डिंग ही दिखा दो, कोई बात नहीं। अरे नहीं हॉस्पिटल तो डिस्पेंसरी दिखाए, हम कहते नई यूनिवर्सिटी तो प्राइमरी स्कूल ही दिखा दो, वो भी नहीं दिखाएंगे। हम कहेंगे चलो एक्सप्रेस में नहीं बनाया तो खड़ंजा बनाया, वही दिखा दो। 6 महीने में गड्ढा मुक्त करने वाले थे, कहां गड्ढा मुक्त होगी सरकार? यहाँ सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क पता नहीं चलती। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, महिला का अत्याचार का तो आप जानते ही हो, यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है। ये आंकड़ों से कलाबाजी करते हैं। सारे मुद्दे 2022 के अनुराग जी ने एक बार के जवाब में एक सांस में गिना दिए हैं। और आप नोट कर लीजिए कि समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही है। अनुराग जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। कुछ मुद्दे उमाशंकर पांडे जी के लिए भी छोड़ दीजिए सर, उनको भी देखना पड़ेगा कौन कौन से मुद्दे बताने हैं। अनुराग जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। हाँ अनुराग जी, आता हूं मैं। उमाशंकर पांडे जी, आपके पास आ रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन से जोड़ा। अरे अनुराग जी रुकिए, अभी है वक्त सर, मैं आपको दोबारा आऊंगा आपके पास। ये काम गिनाने के नाम पे तो अनुराग जी रुकते नहीं है, पता नहीं आपको आवाज नहीं पहुंचती, सुनते नहीं सर। आप रुकिए 1 मिनट, अनुराग जी रुकिए। उमाशंकर पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। और उमाशंकर पांडे जी, आपसे मेरा सीधा सवाल यह है, देखिए बीजेपी रूठों को मनाने में भी लगी है, सारी जितनी अपनी रणनीति वो तैयार करने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरे साहब को सुना आपने, वो बता रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे जिनको लेकर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
कांग्रेस की फिलहाल अभी चुनाव से कुछ महीने पहले क्या स्थिति है? रूठों को मनाना तो छोड़िए, अपने आप का साथ छोड़ छोड़कर निकल रहे हैं सर, क्या वजह है? जितिन प्रसाद हालिया एग्जाम्पल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने कार्य या विकास के मुद्दे पर चुनाव कहीं भी लड़ी हो, आसिफ जी, तो आप बता दीजिए। इनका जो हथियार है चुनाव में, उन हथियारों के नाम पर ये चुनाव लड़ते हैं, उनके दम पर ये रणनीति तैयार करते हैं और वही वो करते हैं। प्रचार प्रसार का इनका एक तरीका है। सोशल मीडिया पर फॉल्स कैंपेनिंग चलाएंगे, र्यूमर फैलाएंगे। व्हाट्सएप सोसाइटी है जो अपना जहर फैलाने का काम करती है। लोगों के नंबर जुटाएंगे और उनको व्हाट्सएप पर जहर भरे मैसेज भेजेंगे। किसी को हिंदू बना देंगे, किसी को मुसलमान बना देंगे, किसी को भारतीय बना देंगे, किसी को पाकिस्तानी बना देंगे। जब इनको जरूरत पड़ेगा तो ये सुल्तान अंसारी को भी अपना सगा बना के उसके फेवर में पूरी आरएसएस, बीएचपी, भारतीय जनता पार्टी लग जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि सुल्तान अंसारी धरती का, उत्तर भारत का सबसे सौभाग्यशाली मुसलमान है जिसको भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीएचपी सब डिफेंड करने पे लगे हैं। सब उसको नेता बना रहे हैं, सब उसको राम भक्त साबित कर रहे हैं, सब सुल्तान अंसारी को बहुत बड़ा ईमानदार साबित कर रहे हैं। और ये जो खेल ये खेलते हैं, मुझे लगता है कि ये खेल लंबे समय तक कहीं एक बार चलता नहीं तो वेस्ट बंगाल में ये जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे ये चुनाव जीत जाते। केरला में इन्होंने जिस तरीके का खेल खेला, या मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो चुनाव हुए पीछे, ये इनका यही सबसे बड़ा हथियार है। और मुझे लगता है कि अब जनता उस खेल को समझ रही है। एक इनके पास राम मंदिर का हथियार था जो हर चुनाव में लेकर आते थे, और राम मंदिर के चंदे में जिस तरीके से इन्होंने चोरियां की, जिस तरीके से ये चंदा चोर साबित हो रहे हैं, उससे जनता ये समझ गई है कि राम मंदिर का फैसला तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ, कोई मोदी जी मुख्य न्यायाधीश बन के निर्णय नहीं सुनाए थे, लेकिन राम के नाम पर जो इन लोगों ने दुकानदारी चलाई है, जो भ्रष्टाचार का इन्होंने बिगुल बजाया है, जो लगातार बज रहा है, अयोध्या से शंखनाद हो रहा है, एक जमीन को जो किसी के नाम है नहीं उससे भी खरीदा जा रहा है, और जिस तरीके से 79 दिनों में 1250% जमीन की कीमत बढ़ जाती है, जिस तरीके से चंपत राय ये देखिए आप, उमाशंकर पांडे जी का जो जवाब है उसमें आधे से ज्यादा सुल्तान अंसारी हैं, उसमें आधे से ज्यादा प्रभु राम का जिक्र है, उसमें आधे से ज्यादा चंदे का जिक्र है। तो आप समझ लीजिए विपक्ष के तौर पर अनुराग जी के क्या मुद्दे रहेंगे या उमाशंकर जी के क्या मुद्दे रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, मुद्दा तो यही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और यूपी मांगे उत्तर में आज बात चल रही है बंगाल से मिली सीख क्या यूपी में दिलाएगी जीत। क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली, पार्टी ने समीक्षा की, मंथन किया और उसके बाद कुछ पॉइंटर्स निकाले, कुछ अहम बिंदु निकाले, और बीएल संतोष बीजेपी पार्टी नेताओं को, यूपी बीजेपी पार्टी नेताओं को ये बता रहे हैं कि ये वो गलतियां हैं जो यूपी में बिल्कुल नहीं दोहरानी है, क्योंकि 2022 में किला फिर फतह करना है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर अपने पैनल की तरफ चलते हैं। आलोक अवस्थी जी बीजेपी की तरफ से, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उमाशंकर पांडे जी, और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं उमाशंकर पांडे जी को रोका था थोड़ी देर के लिए। उमाशंकर जी, आप ही के पास आ रहा हूं, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं, और आपसे सवाल मेरा वही है। सर, आपने बताया कि बीजेपी ये करवा देगी, बीजेपी वो करवा देगी, वो ठीक है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी को हार मिली, टीएमसी की सरकार बनी, कांग्रेस सिर्फ यही देखकर कि चलो ठीक है बीजेपी हार गई, कोई और जीता, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है क्या? आप कब उस निर्णायक भूमिका में आएंगे, या उस रेस में कब आप भी समाजवादी पार्टी के बराबर खड़े दिखाई देंगे? आसिफ जी, पहले तो मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगा कि आपने कैसे निष्कर्ष निकाले, या निष्कर्ष निकालने का पैमाना आपका क्या है कि आप कह रहे हैं कि हम निर्णायक भूमिका में नहीं है। आज पिछले 1.5 सालों से, उत्तर प्रदेश 2 सालों से कांग्रेस पार्टी सड़क से लेके सदन तक जनता के मुद्दों पर सभी से आगे बढ़कर
संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, जेल जा रही है, लाठियां खा रही है, एफआईआर झेल रही है, और आप कह रहे हैं कि निर्णायक भूमिका में कब आएगी? नहीं, लाठी खाने से सरकार नहीं बनती सर, विधायक लाने सरकार बनती है। बंगाल में आपके कितने विधायक हैं? उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं? क्या ये निर्णायक भूमिका होने का आधार नहीं है? आते हैं और आसिफ जी सुन लीजिए, विधायक कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं विधायक? विधायक बनते हैं जो जनता के मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष करता है, जो जनता के लिए जेल जाता है, जो जनता के लिए कोरोना के समय में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराता है, जो बाईपैप उपलब्ध कराता है, जो मेडिसिन किट बंटवाता है, जो पूरे प्रदेश के 403 विधानसभाओं के 825 के लगभग ब्लॉकों में सैनिटाइजेशन करवाता है, जो राशन बंटवाता है। तो ये इतने अहम काम आपने बताए उमाशंकर पांडे जी, पिछले 3 दशक में फिर ये क्यों नहीं किया जा रहा था? जाकर प्रदर्शन करता है, जो चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर के अत्याचारों के खिलाफ सड़क पे पदयात्रा करता है और जेल जाता है, जो पीड़ितों के घर जाता है। विधायक तो ये तो विधायक बनने के आपने गुण बता दिए। मैं तो पूछ रहा हूं उमाशंकर पांडे जी, अगर ये गुण पार्टी जानती है तो फिर 3 दशकों में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायक बनने वालों ने ये काम नहीं किया, या जनता तक वो काम पहुंचे नहीं, या इतनी एग्रेसिव आपने पॉलिटिक्स की नहीं? क्या वजह रही? हाँ, ये मैं जवाब देता हूं। देखिए 89 में एनडी तिवारी जी हमारी पार्टी के पिछले 32 सालों के पहले वो अंतिम मुख्यमंत्री थे, और उसी समय राम मंदिर का आंदोलन का मुद्दा लेके भारतीय जनता पार्टी आई। उसी के बाद जो लगभग उसी दौर में कांसीराम जी का आपका ये दलित उत्थान का मुद्दा आया। उसी समय क्या, ये पहले से ही मुलायम सिंह यादव और समाजवाद का कार्यक्रम चलता रहा। तो जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ, जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है, बिकाकर विकास के मुद्दे गौड़ हो गए, और धर्म के इनके झूठे नारों के बीच जनता दूसरी तरफ गई। वो उसके बाद जिस तरीके से हुआ, मैंने आपको मायावती जी, कांसीराम जी, मुलायम सिंह जी का बताया, तो वो होता है। जनता जाती है, जनता के भावनात्मक इशू होते हैं, लेकिन आज उसी भावनात्मक इशू के कारण जनता फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रही है, क्योंकि जब जनता ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लिए, अब देखिए, आपने मुझसे पूछा था उमाशंकर जी कि मैंने कैसे निष्कर्ष निकाला। मैं आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। आपने मुझसे पूछा कि मैंने कैसे निष्कर्ष निकाला कि हम निर्णायक भूमिका में नहीं है, तो मैंने कहा कि बड़ी सिंपल सी बात है, जितने विधायक उतना पार्टी का जनाधार। प्रिय परिजन के लिए, जब अपने प्रिय परिजन के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, उस समय केवल कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेके लखनऊ, ठीक, उमाशंकर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। शहरों तक नहीं उमाशंकर जी, अब देखिए, मैंने उस वक्त अनुराग जी को चुप कराया ताकि आप बोल सके, तो आप अनुराग जी बोल सके, इसलिए आप 1 मिनट आप चुप हो जाइए। प्रियजनों के आ रहा हूं उमाशंकर जी, आ रहा हूं। उमाशंकर जी, आप भी बोलेंगे, मैं सवाल पूछूंगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले ही आप जनता तक पहुंच नहीं पा रहे, आवाज भी नहीं पहुंचेगी, कैसे काम चलेगा सर? 1 मिनट रुकिए, मैं जब आऊंगा आपके पास तब अपनी बात पूरी बोलिएगा आप। नहीं, हम जनता तक, हाँ मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, आप तो दोस्त रहे हैं, गठबंधन के सहयोगी रहे हैं, कांग्रेस को साथ लेकर चलते रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम निर्णायक भूमिका में हैं, आपको नजर आता है निर्णायक भूमिका में है, और उमाशंकर जी कहते हैं कि विधायक बनते हैं लाठी खा के जनता के लिए। तो फिर 30 साल से लाठी खाना छोड़ दिया क्या नेताओं ने? इस वजह से नहीं आ पाए? सपा मुख्य विपक्षी दल आ गया, कांग्रेस पिछड़ गई, क्या वजह है? देखिए, मेरा तो समाज, जनता को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाएं, जनता के साथ कैसे न्याय हो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जनता का विकास पीछे चला जा रहा है, समाज का विकास पीछे चला जाता है, सामाजिक न्याय का विकास पीछे जा रहा है, सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम समाजवादी लोग सोचते हैं कि कैसे हम समाज को आगे ले जाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जनता के साथ धोखा हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ वादा किया था, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो वादा खिलाफी की जनता के साथ। तो जनता उसका इंतजार कर रही है कि 2022 का चुनाव आएगा तो जनता अपना जो भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ अन्याय किया है, जो धोखा दिया, उसका बदला लेगी। अब सोचिए, यही भारतीय जनता पार्टी सपना दिखाती थी, और यहाँ पे बाकायदा इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट कराई कि 4.5 लाख करोड़, बताइए 4.5 लाख करोड़ की इन्वेस्ट होने वाला है, उसमें 150 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए उसके लिए कि भैया यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कहाँ है भैया? कोई चिमनी है, कहीं फैक्ट्री लगी तो बताओ। लेकिन फिर देखा उसके मुद्दा वो कहीं रोजगार दे ही नहीं पाए। उसके बाद आपने देखा किस तरह से कोरोना काल में लोग तड़पे, यहाँ पे
तड़पे हैं, लिटरली तड़पना बोलते हैं। एक के घर से 5-5, 6-6, 7-7 लोगों की मौतें हो गई। जब मांगा गया कि सरकार इनकी आर्थिक मदद कीजिए, तो सरकार क्या कहती है? नहीं 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 नहीं, हम नहीं आर्थिक मदद कर पाएंगे, हमारे पास अर्थव्यवस्था की, हमारे पास पैसे नहीं है। अरे भैया, रात दिन गली मोहल्ले, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई गली नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं जहां पे चिपके ना पड़े हो पोस्टर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी। ऐसा कोई चैनल नहीं जिसमें ऐड ना आ रही हो। आप अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं ऐड पे, लेकिन जनता को, जनता के घर में मौत हो गई है, उनके लिए घर में अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है, जिस जनता के वोट से आप जीते हो उसको आप आर्थिक मदद 4 लाख रुपए देने को नहीं। अरे नहीं, 4 लाख रुपए आप 2 लाख 3 लाख कुछ तो देंगे कि नहीं देंगे आप? तो वो पैसा आपको देने को नहीं है, लेकिन करोड़ों पे एडवर्टाइज खर्च करने को। इसका मतलब आपको सत्ता से प्यार है, जनता से प्यार होता तो जनता के बारे में सोचते हैं आप? सोचिए, आपके गलत फैसले से, आपकी गलत व्यवस्था से, आपकी नाकामी की वजह से लोगों की मौतें हुई। अगर आपने समय पे ऑक्सीजन व्यवस्था करा दी थी, अगर समय पे हॉस्पिटल की व्यवस्था करवा देते, समय पे आप वेंटिलेटर दिलवा देते, समय पे आप यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा देते, तो लोगों की मौतें नहीं होती। लोगों की मौतें आपकी नाकामी की वजह से हुई, और आप उनकी मदद भी करना नहीं चाहते। परिवार का परिवार खत्म हो गया, वहां लोग बेसहारा हो गए, उनको आर्थिक मदद चाहिए, तो आर्थिक मदद आप सुप्रीम कोर्ट में भी वहां पे लिख के दे दे तो नहीं, हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो भैया ये प्रचार क्यों करते, ये भी बंद कर दो ना। ठीक, अनुराग जी आता हूं आपके पास। कुछ दिक्कत है अनुराग जी, आपकी आवाज बीच में कट रही है। तो समाज है, समाज हाँ, मैं अनुराग जी आता हूं आपके पास। दर्शक बेहतर सुन पाए इसलिए मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, बंगाल में तो बीजेपी ने सीधा टारगेट किया था कि मौजूदा सरकार, ममता सरकार को ही टारगेट करना है, ममता सरकार से लड़ाई लड़नी है अगर बंगाल का किला जीतना है। इधर उत्तर प्रदेश में कौन है टारगेट पर सर? निशाना, टक्कर सीधी किससे है? आसिफ जी, मेरा बहुत आपसे अनुरोध है कि आपने हमारे दोनों प्रवक्ता भाइयों को बहुत अच्छा समय दिया है। आपको भी दे रहा हूं मुझे भी कृपया मेरी बात करने का पूरा आप समय जरूर दीजिएगा, उसमें बीच में मत टोकिएगा। हाँ प्लीज, मुझे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी, मैंने किसी के बारे में बीच में नहीं बोला हूँ। हाँ, देखिए, पहली बात कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस तो हाशिए पर है, हाशिए की कांग्रेस के ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने सिर्फ गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया हमारे को। खाली मैं इतनी बात कहूंगा कि जो देश को बेच देने वाले खानदानी चोर हैं, जिनके ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है और वो कोर्ट से जमानत के ऊपर हैं, वो सर्टिफिकेट हमको ना दें। दूसरी बात, उन्होंने उनके एक ट्विटर की नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा, जो खाली ट्विटर पे राजनीति करती हैं। वो आई थी, कांग्रेस ने कहा था प्रियंका नहीं है, वो आंधी है। लेकिन आंधी जो है वो खाली एक फूक सड़क गई कि अपने भाई जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, उनकी सीट तक नहीं जिता पाई। यहां तक कि जो विधानसभा का चुनाव हुए तो अमेठी की 5 विधानसभा सीटें भी हार गई। तो ये कांग्रेस का कट्टा चिट्ठा रहा है, अपनी परंपरागत सीट तक नहीं बचा पाई और उनके तत्कालीन अध्यक्ष चुनाव हार गए। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं, हम सत्ता में क्यों आए? अगर समाजवादी पार्टी 5 साल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो क्यों हमको सत्ता में जनता ने 325 सीटों का बहुमत दिया? क्यों हमको 2014 में इनके सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी को 73 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर से दी? इस पर सबसे बड़ा सवाल मैं खड़ा करता हूं, क्योंकि हम इस मुद्दे पर आए थे कि समाजवादी पार्टी का भांडा फूट गया था। 2014 में जनता ने इनसे मुख मोड़ लिया था और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को 73 सीटें यहां से उत्तर प्रदेश में दी थी। यह 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच गई थी। क्यों पहुंच गई थी? क्योंकि भ्रष्टाचार, जमीनों पर कब्जे, लूटमार और हत्याएं और जिस तरीके से एक्सटॉर्शन की घटनाएं होती थी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से कोई भी एक आदमी कह दे कि उसकी जमीन पर कब्जा किसी ने किया हो, कोई भी एक आदमी कह दे कि उससे फिरौती वसूली गई हो, कोई एक आदमी कह दे कि उसके साथ लूटपाट हुई हो और उसको न्याय ना मिला हो, हमने हर अपराधी के पीछे पुलिस को लगाया। 150 से अधिक अपराधियों को मौत के घाट में उतारा गया है। 15,000 से अपराधी जो अधिक इनामी अपराधी जेल के अंदर डाले गए हैं। अपराधी आज तख्ती लटका कर गले में चौराहे चौराहे घूमते हैं कि हम अपराध नहीं करेंगे, हमको जेल से बाहर नहीं आना है, हमको सरेंडर होना है। तो ये खौफ अपराधियों के अंदर हमने पैदा किया है। ये समाजवादी पार्टी के समय पर ये गुंडे, ये दंगाई, ये खुलेआम घूमते थे और जनता को लूटते थे, जनता को मारते थे, जनता को सारे परेशान करते थे। अब आप मेरे बात करता हूं, इन्होंने कहा हमने क्या काम किया है। मैं बताता हूं हमने क्या काम किया है। 2 इंटरनेशनल खाली एयरपोर्ट थे यूपी के अंदर, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं यूपी के अंदर। इन्होंने कहा कि हमने जो है बहुत काम किया था, तो जाकर इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, तो आज 40 लाख गरीबों को हमने मकान बना करके दिए उत्तर प्रदेश के अंदर। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय दिया है। 1 करोड़ 47 लाख लोगों को गैस दिया है।
1,21,00,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई है हमने, और वहां पर जो है 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है। पहले 4 घंटे से अधिक बिजली नहीं आती थी। 30,000 ग्राम पंचायतों में हम नल पहुंचा रहे हैं, घर घर नल। नहीं, ये 1 करोड़ गांव में बिजली पहुंचाई है। 1 करोड़ गांव पूरे देश के होंगे ना सर? 1,38 करोड़, 1,21,00,000 प्रदेश के अंदर 1,21,000 गांवों में आज 1,21,000 हाँ, बिजली आ रही है। हमने 2.5 लाख से अधिक मजदूरों पे बिजली पहुंचाई है। हाँ ठीक है जी। 20 चीनी मिलों का हमने आधुनिकीकरण किया है। ये जो प्रदेश को लूटने वाले लोग थे, ये कहते थे नौकरी हमने बहुत दी है। इनसे पूछे, सरकारी आंकड़ा रिलीज किया है, बसपा ने 97,000 नौकरी दी थी सरकारी। अखिलेश यादव ने 2 लाख सरकारी नौकरी दी थी। योगी आदित्यनाथ 4.5 लाख सरकारी नौकरी अभी दे चुके हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो है अभी होकर के उनके निर्णय सामने आ रहे हैं। हम 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी हम जो है हम दे रहे हैं। इनसे दुगनी नौकरियां हम दे रहे हैं। बात इन्होंने कही कि श्रमिकों में एमएसएमई ने क्या किया। 50 लाख एमएसएमई इकाइयों से हमने 1,80,00,000 रोजगार उत्पन्न किए हैं। 10 लाख सेल्फ महिला ग्रुप बना करके हमने 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिया है। आज हमने जो है ये आलोक जी देखिए, ये सवाल अनुराग भदौरिया साहब ने पूछा था कि आपने क्या किया है। मुझे अच्छा लगा कि आपने उसका जवाब दिया। हाँ नहीं आलोक जी, काफी वक्त दिया मैंने आपको सर। एक सीनियर मोस्ट, आपने मेरे खिलाफ 2 लोग बोलने वाले लोग हैं। अरे तो आलोक जी, आप सत्ता में भी तो है, सत्ता तो किसी एक को मिलेगी ना आलोक जी, विपक्ष तो 4 भी हो सकते हैं। आलोक जी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। नहीं सर आलोक जी, आप मेरी बात समझिए ना। 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं मैं 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट देता हूं बस। विक्रम राव साहब से एक टिप्पणी बहुत जरूरी है। आलोक जी आ रहा हूं, प्लीज ऐसे रिक्वेस्ट मत करिए। आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। अरे आलोक जी आ रहा हूं, आलोक जी आ रहा हूं, खिलवाई आपने। आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। और कांग्रेस और बसपा ने बहुत गालियां दी है। नहीं सर देखिए, अरे तो आप तो कहते हैं कि गालियों से फर्क नहीं पड़ता, आप ही तो कहते हैं कि विकास पर हमारा एजेंडा फिक्स है। मैं आलोक जी आता हूं आपके पास। के विक्रम राव साहब, आपसे एक सवाल मेरा, जो 2000 अरे आ रहा हूं मैं, 1 मिनट आलोक जी, 1 मिनट नहीं अब ये ऐसे तो नहीं चलेगा। 1 मिनट रुकिए अनुराग जी, उमाशंकर जी, आलोक जी, 1 मिनट। अरे सर ऐसे तो फिर कोई नहीं बोल पाएगा। 1 मिनट रुकिए सर। उमाशंकर जी, अनुराग जी, आलोक जी, 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। अरे 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। अरे सर इतने सीनियर आदमी बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा बोलने दीजिए। 1 मिनट रुकिए। अनुराग जी आता हूं आपके पास। के विक्रम राव साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि जिस साल का जिक्र किया आलोक जी ने, आलोक जी ने 1 मिनट, मैं अपनी टीम को कहता हूं सारी ऑडियो नीचे करिए। 1 मिनट सब, सारी ऑडियो नीचे करिए। 1 मिनट विक्रम राव साहब आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी ने जो कहा कि 2017 और उसके बाद 2019, आप देखिए 325 सीटें बीजेपी को जनता ने दी, 80 में से 73 जनता ने बीजेपी को दी। उन शुरुआत के 2 साल की लहर, भाजपा के समर्थन वाली लहर, क्या 4.5 साल बाद भी आपको यूपी में नजर आ रही है? उस लहर का सबसे बड़ा अंतर तो यही है, तब वादों की सरकार थी, नई सरकार थी, और अब 4.5 साल बाद कामों की सरकार है। ये रिपोर्ट कार्ड की सरकार है, काम जनता के सामने है। वो लहर आपको नजर आती है क्या? इसके दोनों पहलुओं पर जरा चर्चा कर ले आसिफ भाई जी। एक तो ये चुनाव लड़ा जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर। पिछली बार तो प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ा गया था। इस बार हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को कि आप कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, और क्या ये जो चीजें हुई हैं आप दावा करते हैं ये अच्छा किया है, तो ये भी होगा ये भी आलोचना होगी कि क्या बुराइयां हुई है। तो निर्भर करेगा कैसे बैटिंग करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। दूसरी बात जो खास आपने जिक्र किया था आसिफ भाई सरसरी तौर पे, ये बहुत जरूरी है। गठबंधन होगा दलों में तो भारतीय जनता पार्टी में कौन कारगर हमला कर पाएगा, क्योंकि पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में दो पार्टियां मिली थी और दोनों का सफाया हो गया था। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या कहते हैं नर बानर का योग हो गया था। फिर कांग्रेस पार्टी मिली, क्या हुआ अंततः? तो इस बार भी अगर अनुप्रिया पटेल की उपेक्षा होती है, भाजपा करती है, तो भाजपा को नुकसान हो सकता है उस बारे में। तो भाजपा भी किस प्रकार लोगों को बुलाएगी, समझी करेगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस बार। लेकिन मेरी राय में इस बार तो हिसाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि उसने क्या काम किया है, अच्छे काम किए हैं, असफल भी क्यों हुई, और कोविड सबसे बड़ा
चुनाव निशान कोविड होगा, उसके नियंत्रण के बारे में ये भी एक सवाल होगा। तो मुझे लगता है कि अभी तो बहुत जल्दी, बहुत काफी दूर है, अभी तो 6-7 महीने बाकी है। मेरे ख्याल 2-3 महीने बाद स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि किन मुद्दों पर जनता क्या फैसला करेगी, किसको वोट देना है और क्यों वोट देना है। आसिफ भाई, ये सही बात है, तस्वीर थोड़ा साफ होने वक्त तो लगेगा। आलोक जी, अपना दल को अगले चुनाव में 2 सीटें दी जा सकती हैं। ये जो अभी जिला जो अध्यक्ष चुनाव आ रहा है, पंचायत अध्यक्ष चुनाव, इसमें 2 सीटें दी जाती, मिर्जापुर और एक बात की और चल रही है। तो क्या ये रूठे दोस्त को मनाने की कवायद है? देखिए, अपना दल हमारा सहयोगी दल है। अपना दल से हमारी सरकार में उनका एक मंत्री भी है और अपना दल को हम बराबर जो है हमारा सहयोग रहता है और वो हमारे सहयोगी दल है, उसकी चिंता अन्य को करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि हम बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, हम उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, उनको उचित हिस्सा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई हमारा सहयोगी दल जो है वो नाराज होकर के जाएगा। हमारे सहयोगी दल हमारे साथ लड़ रहे हैं बराबर चुनावों में, मैं बात यही कर रहा हूं। दूसरी बात, हमने जो गरीब गुरबों की बात जो करी थी उसमें हमने बहुत आखिर तक हमने पहुंचाया। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, अनुराग जी, आपके पास भी और आपके पास भी। थे जो प्राइमरी स्कूल थे, जहां जिसका हमने कायाकल्प किया है, जहां पे हमारे बच्चों की बुनियाद इकट्ठी होती है, खंडर पड़े हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। 1,35,000 स्कूलों का नवीनीकरण किया है। बच्चों को, गरीब बच्चों को, छोटे बच्चों को हमने उनको किताबें दी, हमने बस्ते दी, हमने ड्रेस दी, यहां तक कि स्वेटर दिया, जूता और मोजा तक फ्री में दिया है और उनकी बालिकाओं की शिक्षा मुफ्त रखी है। ये कोई सरकार नहीं करती थी। आज गन्ने का भुगतान हम जो है, आलोक जी, उसमें ऐसा है, कल तो सर चुनाव है नहीं, तो ये तो आपके रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा, उसको तब सर आप अपनी योजनाएं और बताइएगा। अनुराग जी ने तो पूछा था क्या काम किया आपने पूरा, और हम जो है 4.5 साल में देखिए सर काम तो हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई सरकार काम नहीं करती है। चल रही है। आलोक जी, आ रहा हूं आपके पास। आलोक जी, मैं सर आता हूं आपके पास। उमाशंकर जी, आपके पास आ रहा हूं। उमाशंकर जी, सवाल मेरा आपसे वही है, देखिए भाजपा से जब पूछा, बीजेपी से जब पूछा कि बंगाल में टीएमसी निशाने पर थी, इधर कौन है, तो आलोक जी ने सीधा एक सिरे से कह दिया कि कांग्रेस हाशिए पर है और हाशिए पर आई कांग्रेस की बात तो हम नहीं करते। वो कहते हैं कि ट्विटर वाली जो नेताजी हैं आपकी प्रियंका वाड्रा, उनको भी हम इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या वो ट्विटर पर राजनीति करती हैं। उत्तर प्रदेश में जहां आदमी आज भी आधा ट्विटर जानता है, आधा नहीं जानता है, वहां फिर कैसे पार्टी अंदर पैठ बनाएगी? और दूसरा, मैंने आपसे फिर वही सवाल पूछा था कि आपने कहा लाठी खाने से विधायक बनते हैं, जनता की पीड़ा उठाने से विधायक बनते हैं, तो फिर वो लाठी खाना, वो पीड़ा उठाना, वो कुछ कम हो गया क्या? नहीं, वो कम नहीं हो गया। आप सुनिए, पहली बात, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी थी तो 15 साल बाद और उसके पहले पूरे 60 साल तक गायब रही, कभी सत्ता में नहीं आई। वो तो जनता है, जिसको आशीर्वाद देगी उसका सरकार बन जाएगा। मेहनत करते रहना पड़ता है, जो कांग्रेस कर रही है। एक बात। दूसरी बात, इनके अभी लंबा चौड़ा भाषण दिया आलोक जी ने, तमाम वादे गिनाए। भारत में टोटल 6,28,221 गांव हैं, ये 2021 का आंकड़ा है। और उत्तर प्रदेश में 1,07,753 गांव हैं। और आलोक जी और भारतीय जनता पार्टी के विकास के वादे देख लीजिए, आपके चैनल पर ही मैं बोल रहा हूं कि ये कह रहे हैं 1,38,00,000 गांवों को हमने बिजली दे दिया। इसीलिए पूछा था वैसे ही जैसे मोदी जी ने कहा कि हम 600 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, 600 करोड़ लोगों ने इनको प्रधानमंत्री बनाया। मान्यवर राजीव गांधी पंचायती राज योजना के अंतर्गत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की यूपीए सेकंड ने बिजली पहुंचाई। केवल 18,000 गांव रह गए थे और उस 18,000 गांव में भी आपने जो बिजली पहुंचाई है वो मोदी, और कनेक्शन उसका जो टूटा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो पूरे देश ने आपके बिजली पहुंचाने की सच्चाई देखी थी। बच्चों के जूते और मोजे में जो आपने घोटाले किए वो भी पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा था। पंचायती राज ग्रांट घोटाला से लेके होमगार्ड के वेतन के घोटाले का रखिए सामने, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के घोटाले से लेकर आसिफ जी आगे चल के राम के नाम पर धंधे की दुकान चलाने वाले इन चंदा चोरों ने राम को भी नहीं छोड़ा। इन चंदा चोरों ने चलेगा तो फिर चर्चा इसी में चली जाएगी। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट। चंदा चोर
उमाशंकर जी एक मिनट उमाशंकर जी, अनुराग जी आपके पास आ रहा है, एक मिनट उमाशंकर जी, एक मिनट, अरे उमाशंकर जी एक मिनट, अब जब आपको बोलता हूँ तो अनुराग जी चुप नहीं होते, अब अनुराग जी के पास जाना है तो आप नहीं चुप हो रहे हैं। आलोक जी एक मिनट, नहीं आलोक जी, खानदान चोर वो उस पर एक मिनट, थोड़ा ख्याल रखें उसका, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अनुराग जी आपसे सीधा सवाल है, बेचने का काम करते हैं। ये टीएमसी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने दम पर चुनौती दी आपको। इस बार आप अमूमन जब गठबंधन होते हैं तो फिर यह कहा जाता है कि जितने गैर सांप्रदायिक दल हैं वो एक आ जाएं, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों को चुनौती देनी है। तो सांप्रदायिक ताकतों को आपके मुताबिक जो आप कहते हैं उनको चुनौती देने के लिए सपा काफी है, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं, एक बड़ी ताकत को हराने के लिए तमाम ताकतों को मिल जाना चाहिए? ये मैं पार्टी की लाइन नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये अनुराग भदौरिया की दिल की बात पूछ रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी संगठन बहुत बड़ा है, गांव-गांव तक है, जमीन तक है। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी आपने सुनी ली, जिस हिसाब से वो अपना पेपर लेके आए, खर्रा जिसको बोलते हैं, खर्रा, उसमें झूठा सीधा लेके आए, जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं ऐसे लगता है उन्हें 35 करोड़ रोजगार दे दिया। सोचिए आप, 23 करोड़ की पॉपुलेशन है और 35 करोड़ को रोजगार दे रहे हैं। यहाँ पे अब बता दे रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर तो गांव बता दे रहे हैं, 1 करोड़ से ऊपर गांव को उन्होंने बिजली दे दी। अनुराग जी मैं आपको 1 मिनट और दे पाऊंगा तो इसमें आप तय कर लें सर, जवाब क्या देना है आपको? अरे मैं अपनी बात तो बोल रहा हूँ भाई, जवाब ही तो दे रहा हूँ, कोई रामायण तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। नहीं 1 मिनट में तो पूरी होगी भी नहीं रामायण। नहीं तो वही तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ ना, तो मुझे बोलने दीजिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपना झूठ और जुमले में इस तरह कदर मग्न है वो कि उसको जनता के साथ जो वादा किया वो भूल गई है, और जनता के साथ जो धोखा किया वो जनता अपना बदला ले लेगी। समाजवादी पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि समाजवादी पार्टी संगठित रूप से जनता के भले के लिए काम करती है, जनता के साथ रहती है, जनता के बारे में सोचती है और जनता के काम करती है। समाजवादी पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है। हमने वादा किया था मैं एक्सप्रेस वे बनाएंगे तो चला के दिखा दिया, गाड़ी चल रही है। हमने वादा किया था, ठीक है सर, वादे अपने अपने, बाकी जनता की मर्जी, जनता ही तय करती है। और यहाँ यूपी के बीजेपी कह रही बंगाल से सीख लेंगे, कांग्रेस कह रही है लाठी खाई है, जनता साथ देगी। अनुराग जी कह रहे हैं हमने जो वादे किए वो निभाएंगे और जनता एक बार फिर साथ में लाएगी। अपने अपने वादे जनता तय करेगी। विक्रम साहब बहुत धन्यवाद आपका, उमाशंकर जी, अनुराग जी, आलोक जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी मांगे उत्तर में आज यही सवाल था कि देखिए अपने अपने दावे, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी चुनौतियां और अपनी अपनी रणनीतियां, अब किसकी रणनीति काम करेगी चुनाव के नतीजे बेहतर बताएंगे। छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट कर आ रहे हैं।